नमस्कार सभी को। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे। तो स्वागत करते हैं आपका इस बेहतरीन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। हम जो है वो चैप्टर पढ़ रहे थे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। आज उसी चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए हम बात करेंगे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। देखिए ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट देखो, सबसे पहली बात, अगर इस चीज को हम बेसिक से समझने की कोशिश करें तो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो भी हमें एक्सटर्नल फीचर्स दिखाई देते हैं उन एक्सटर्नल फीचर्स को हम बोलते हैं फिनोटाइप। और वो जो एक्सटर्नल फीचर्स होते हैं जैसे उसकी लेंथ, उसकी कलर, उसका शेप, साइज, हेयर, आई, जो भी कलर जो है जो उसके अंदर एक्सप्रेस हो रहे हैं जिनको हम फिनोटाइप कह रहे हैं, उन सभी के एक्सप्रेशन के लिए वो जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर होता है हमारी बॉडी के अंदर वो होते हैं जीन। और जो जीन जो होते हैं वो डीएनए के स्मॉल सेगमेंट होते हैं जो अपने आप को एक्सप्रेस करके डिफरेंट टाइप की प्रोटीन्स बनाते हैं और उन्हीं प्रोटीन्स की वजह से हमारी बॉडी के अंदर कैरेक्टर्स जो है वो कंट्रोल होते हैं। तो अगर हम इसकी बेसिक सी बात करें कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर किस तरह से सेल होती है, इस सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है और उस न्यूक्लियस के अंदर हमारा जिसको हम जेनेटिक मटेरियल कहते हैं डीएनए होता है। इस डीएनए का जो स्मॉल सेगमेंट जो अपने आप को एक्सप्रेस करता है उसको जीन कहते हैं। और ये जीन अपने आप को एक्सप्रेस करके, जैसे इस चैप्टर के इनिशियल फेज के अंदर आपने पढ़ा है कि जीन जो है या डीएनए का छोटा सा जो टुकड़ा है वो अपने आप में ट्रांसक्रिप्शन करके एमआरएनए बनाता है, एमआरएनए से आगे प्रोटीन बनाती है, वो प्रोटीन जो है कोई एंजाइम या हार्मोन हो सकता है। ये जीन अपने आप को एक्सप्रेस करके हमारी बॉडी के अंदर फिनोटाइप जो होते हैं या एक्सटर्नल फीचर्स होते हैं उनको कंट्रोल करते हैं। अब देखो, ये जो डीएनए है, इस डीएनए के ऊपर जीन जो है उनका एक फिक्स और प्रॉपर सीक्वेंस होता है और उस फिक्स और प्रॉपर सीक्वेंस की स्टडी करने के लिए और हमारा जो पूरा का पूरा डीएनए है उस डीएनए के अंदर जो नाइट्रोजनस बेसेस का जो सीक्वेंस है उस सीक्वेंस का पता करने के लिए, जीन जो है उनकी फंक्शन और स्ट्रक्चर का पता करने के लिए एक जो साइंटिफिक रिसर्च प्रोजेक्ट जो है, साइंटिफिक रिसर्च प्रोजेक्ट यानी एक ऐसा साइंटिफिक रिसर्च प्रोजेक्ट जिसके थ्रू हमारी सेल के अंदर प्रेजेंट जीन और डीएनए के सेगमेंट या फिर नाइट्रोजनस बेसेस का जो सीक्वेंस है उसका पता करने के लिए जो प्रोजेक्ट तैयार किया गया उसी को हम बोलते हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। क्योंकि अगर ये जो पूरा का पूरा जो हमारे पास डीएनए जो है हर एक सेल के अंदर 2.224 मीटर लंबा जो डीएनए होता है उस डीएनए के ऊपर आपको पता है प्रेजेंट होते हैं नाइट्रोजनस बेसेस और वो जो नाइट्रोजनस बेसेस का एक प्रॉपर जो सीक्वेंस है उससे बनते हैं जीन। और ये जो जीन जो होते हैं ये अपने आप को एक्सप्रेस करके हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप के जो कैरेक्टर्स जो होते हैं उन कैरेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं। तो साइंटिस्ट के दिमाग में ये विचार आया कि हमारी बॉडी के अंदर जितने भी कैरेक्टर्स जो एक्सप्रेस हो रहे हैं उन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल है जीन। अगर हम पूरे के पूरे जीन को सीक्वेंस कर लें या पूरे के पूरे डीएनए के अंदर जितने जीन प्रेजेंट है, जितने नाइट्रोजनस बेसेस प्रेजेंट है, उन सब का अगर सीक्वेंस कर लें तो हमें जेनेटिक डिसऑर्डर जो है उनका सॉल्यूशन करने में, उनका ट्रीटमेंट करने में आसानी हो जाएगी। इसके अलावा जो जीन जो है डिफरेंट टाइप के, कौन सा जीन कौन सी उसकी लोकेशन है, क्या उसका फंक्शन है, उस चीज के बारे में हम आसानी से बता सकते हैं, पता कर सकते हैं। और इन्हीं सारी चीजों को पता करने के लिए जो प्रोजेक्ट तैयार हुआ उसको हम बोलते हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। पहली बात इसकी डेफिनेशन की और इसके अंदर क्या किया जाना था इसके बारे में हमने थोड़ी सी बातें की। अब हमें बात करनी है कि ये जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है इसको डायरेक्ट किसने किया था? इसको डायरेक्ट किया था वाटसन ने। वाटसन नाम के साइंटिस्ट जिनको आप जानते हो, वाटसन वही जिन्होंने डीएनए जो है उसकी स्ट्रक्चर को पता करने में हेल्प करी थी, वाटसन एंड क्रिक, वही जो वाटसन जो है उन्होंने इसको डायरेक्ट किया था। और ये जो प्रोजेक्ट जो है ये स्टार्ट हुआ था
8 अक्टूबर 1990 के अंदर, और ये जो कंप्लीट हुआ था 14 अप्रैल 2003 के अंदर। यानी इसके अंदर टाइम लगा था 13 ईयर। इस प्रोजेक्ट के अंदर 13 ईयर जो है वो इतना टाइम जो है इसके अंदर लगा था, लेकिन पूरा का पूरा प्रोजेक्ट जो है 13 साल के अंदर कंप्लीट नहीं हुआ। ये जो नंबर 1, एक नंबर जो क्रोमोजोम है, एक नंबर क्रोमोजोम, क्रोमोजोम नंबर जो 1 है, क्रोमोजोम नंबर 1, उसकी सीक्वेंसिंग है वो कंप्लीट हुई थी मई 2006 के अंदर, यानी 2006 के अंदर। नंबर 1 क्रोमोजोम को छोड़ करके सारे के सारे जो क्रोमोजोम है उनको सीक्वेंस कर लिया गया था 2003 के अंदर 14 अप्रैल को। अगर हम थोड़ी सी बात करें क्रोमोजोम की, तो उसका क्या मामला कि हमारी हर एक जो सेल है, वहां पे जीनोम का मतलब अभी आपको पता चलेगा कि हमारी हर एक सेल जो है उसके अंदर 46 क्रोमोजोम होते हैं। ये जो 46 क्रोमोजोम है इन्हीं को हम लिखते हैं 23 पेयर्स के रूप में। 23 पेयर्स का मीन क्या होता है कि ये जो 46 क्रोमोजोम्स होते हैं 23 पेयर के रूप में प्रेजेंट होते हैं, यानी 23 क्रोमोजोम जो है वो मेल से आते हैं, 23 क्रोमोजोम फीमेल से आते हैं, और वो जो दोनों के दोनों क्रोमोजोम होते हैं वो होमोलोगस क्रोमोजोम होते हैं। इन 23 में से 22 पेयर्स जो होते हैं, 22 पेयर्स जो होते हैं वो सेम होते हैं, यानी मेल और फीमेल के अंदर सेम होते हैं, और उनमें से जो 1 पेयर जो होता है जिनको हम बोलते हैं सेक्स क्रोमोजोम, और वो जो सेक्स क्रोमोजोम जो होते हैं मेल और फीमेल के अंदर वो डिफरेंट होते हैं, मेल और फीमेल के अंदर डिफरेंट होते हैं। डिफरेंट का मीन अगर हम बात करें मेल की तो वो एक्स वाई क्रोमोजोम होते हैं, अगर हम बात करें फीमेल की तो वो एक्स एक्स क्रोमोजोम होते हैं। और ये जो 22 पेयर जो सेम होते हैं उनको हम बोलते हैं ऑटोसोम्स, ऑटोसोम्स। और ये जो 22 पेयर होते हैं ये सेम होते हैं। अब अगर सेम होते हैं तो हमें पूरे 22 पेयर्स की स्टडी करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर 22 पेयर में से 22 क्रोमोजोम की अगर स्टडी कर लेंगे तो दूसरा जो क्रोमोजोम है वो तो इसका होमोलोगस क्रोमोजोम है। अगर हमने 22 क्रोमोजोम की स्टडी कर ली तो हमारे पास पूरे के पूरे क्रोमोजोम जो है उनका सीक्वेंस आ जाएगा। इसके अलावा 22 क्रोमोजोम तो ऑटोसोम से लिए गए, और जो 2 क्रोमोजोम जो है मेल के पास जो एक्स और वाई जो है, इन क्रोमोजोम की स्टडी जो है उसके ऊपर फोकस किया गया। इसीलिए ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के अंदर टोटल जो क्रोमोजोम की स्टडी की गई वो की गई 24 क्रोमोजोम की, यानी 22 क्रोमोजोम ऑटोसोम जो मेल और फीमेल के अंदर सेम होते हैं उनमें से एक एक क्रोमोजोम लिया गया, और उसके अलावा 2 क्रोमोजोम जो है एक्स और वाई जो मेल के पास होते हैं उन क्रोमोजोम की स्टडी की गई। और यहाँ पे अगर जीनोम नाम का आप मीन समझो कि जीनोम का क्या मीन होता है, जीनोम का मीन होता है हैप्लॉइड कंटेंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल, हैप्लॉइड कंटेंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल, यानी जेनेटिक मटेरियल का जो हैप्लॉइड कंटेंट जो होता है दैट इज कॉल्ड जीनोम, उसको हम जीनोम कहते हैं। और इस प्रोजेक्ट के अंदर हैप्लॉइड कंटेंट की स्टडी की गई, इसीलिए इसका नाम रखा गया ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। अब देखो, अब ये जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है सबसे पहले तो इसको बोला जाता है मेगा प्रोजेक्ट। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को मेगा प्रोजेक्ट क्यों कहा जाता है, इसके 2-3 कारण हैं, उनको हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली बात तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है इसको किसी एक इंस्टीट्यूट या एक किसी कंट्री ने मिलकर के काम नहीं किया, इसके अंदर बहुत सारी इंस्टीट्यूट और कंट्रीज ने मिलकर के काम किया, इसीलिए ये एक मेगा प्रोजेक्ट है। अगर हम बात करें सबसे पहले इसके अंदर कंट्रीब्यूशन जो है जिसको हम बोलते हैं यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी। दूसरी जो इंस्टीट्यूट थी उसको बोला जाता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, एनआईएच, जिसको हम शॉर्टकट के अंदर बोल सकते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ। तीसरी जो इनिशियल फेज के अंदर शुरुआती टाइम के अंदर जो मेजर जो पार्टनर रही थी उसका नाम है, उस कंपनी का नाम, उसका नाम वेलकम ट्रस्ट, जो कि था यूके का, यूके यानी इंग्लैंड से। और उसके बाद कुछ कंट्रीज जो हैं जिनने इसके अंदर कंट्रीब्यूशन किया, कंट्रीज की अगर बात करें तो जैसे जापान है, चाइना है, जर्मनी है, और फ्रांस जो है,
इतनी कंट्रीज ने मिलकर के ये जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है इसके अंदर कंट्रीब्यूशन दिया, इस वजह से भी एक मेगा प्रोजेक्ट है। इसके अलावा अगर इस प्रोजेक्ट की हम बात करते हैं बजट की, अगर इस प्रोजेक्ट के हम बजट की बात करते हैं तो बजट के मामले में भी ये जो प्रोजेक्ट है ये भारी प्रोजेक्ट है, कोई थोड़े बहुत खर्चे से काम चला नहीं। क्योंकि आप जानते हो कि हमारी हर सेल के अंदर जो जीनोम जो होता है उसके पास जो बेस पेयर होते हैं 3 × 10⁻⁹ बेस पेयर होते हैं, और एक बेस पेयर जो है उसकी जो कॉस्टिंग जो होती है वो होती है $3, यानी $3 जो है एक बेस पेयर की सीक्वेंसिंग करने में खर्च होते हैं। तो इतने बेस पेयर को सीक्वेंसिंग करने में खर्चा जो आया था वो आया था $9 बिलियन। $9 बिलियन। अगर इसको भारतीय रुपयों में कन्वर्ट करें इंडियन रुपीज में तो ये लगभग आ जाता है 80,000 करोड़ रुपए। 80,000 करोड़ रुपए का खर्चा आया इस प्रोजेक्ट के अंदर, इस वजह से भी एक मेगा प्रोजेक्ट है। और अगर तीसरी बात करें कि मेगा प्रोजेक्ट क्यों है, तो यहाँ पे इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए किसी एक आदमी ने या 2-4 साइंटिस्ट ने मिलकर काम नहीं किया, इसके अंदर बहुत ज्यादा लोगों के स्टाफ की जरूरत पड़ी, कर्मचारियों की जरूरत पड़ी, बहुत सारी लैब्स की जरूरत पड़ी, लेबोरेटरीज की जरूरत पड़ी, इसको कंप्लीट करने के लिए बहुत सारे टेक्नीशियंस की जरूरत पड़ी, और इसके अलावा बहुत सारे जो साइंटिस्ट जो हैं उन सब ने भी मिलकर के काम किया, तब जाकर के ये जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है ये कंप्लीट हुआ। उसके बाद इस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को करने के बाद जितनी इंफॉर्मेशन हमारे पास कलेक्ट हो पाई उस सारी की सारी इंफॉर्मेशन को या उस डाटा को अगर हम स्टोर करना चाहें किताबों के अंदर, अगर उसको हम स्टोर करना चाहें तो वो डाटा इतना ज्यादा था कि उसके लिए किताबें चाहिए 3,300 बुक्स। और ये जो 3,300 जो बुक्स हैं ऐसी नहीं कि 20, 30, 150 पेज की बुक हो, ईच बुक हैज, हर एक जो बुक जो है उसके पास 1,000 पेज होने चाहिए, और हर एक पेज के अंदर ईच पेज, हर एक जो पेज जो होता है उसके पास 1,000 लेटर्स होने चाहिए, यानी उसके अंदर 1,000 लेटर्स लिखे होने चाहिए। हमें ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से प्राप्त डाटा को अगर किताबों में लिख सकें या लिखने की कोशिश करें तो कम से कम 3,300 बुक्स ऐसी चाहिए जिसमें हर एक बुक के अंदर 1,000 पेज हो और हर एक पेज के अंदर 1,000 लेटर लिखे हुए हो, तब जाकर के इस डाटा को हम उसके अंदर जो है वो फीड कर सकते हैं या लिख सकते हैं। तो ये वाला मामला पॉसिबल नहीं था। इन्हीं चीजों का सॉल्यूशन करने के लिए एक ऐसा साइंस का फील्ड बनाया गया, फील्ड ऑफ कंप्यूटर, या कंप्यूटर के अंदर एक फील्ड, साइंस का ऐसा फील्ड बनाया गया जिसके अंदर कंप्यूटर एंड अदर टूल्स, कंप्यूटर और कुछ दूसरे टूल्स का यूज करते हुए इस सारी की सारी इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर के अंदर स्टोर किया गया और उसका एनालिसिस किया गया। यानी साइंस का एक ऐसा फील्ड जहां पे कंप्यूटर और दूसरे टूल्स का यूज करके जो भी इस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की जो इंफॉर्मेशन थी उनको स्टोर किया गया और उसका एनालिसिस किया गया। उस साइंस की ब्रांच को नाम दिया गया बायो इन्फॉर्मेटिक्स। बायो इन्फॉर्मेटिक्स यानी साइंस की एक ऐसी ब्रांच जहां पे बायोलॉजिकल जो डेटा होते हैं उनको स्टोर और एनालिसिस करने के लिए हम कंप्यूटर और अदर टूल्स का यूज करते हैं। उस साइंस की ब्रांच को हम बोलते हैं बायो इन्फॉर्मेटिक्स, और जो कि डेवलप हुई थी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की वजह से। तो ये इस प्रोजेक्ट का जो पहला हमारा जो पॉइंट था कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट क्या होता है और ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को मेगा प्रोजेक्ट क्यों कहा गया उसके बारे में हमने बात की। अब हमारा जो सेकंड जो पॉइंट आता है उसको हम बोलते हैं कि ये जो ह्यूमन जीनोम जो प्रोजेक्ट है इसके गोल्स क्या क्या है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के टारगेट क्या है, या ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को क्यों किया गया, क्या इसके पीछे रीजन थे। सबसे पहला रीजन ये कि हम जानते हैं कि हमारे जो पास जो डीएनए है उस डीएनए के ऊपर बहुत सारे जीन है जो कि एस्टिमेट लगाया जाता है लगभग 20,000 से 25,000 जो जीन्स प्रेजेंट हैं, उन सारे के सारे जीन्स की हम स्टडी कर पाए। क्योंकि जीन्स की स्टडी करने से ये हमें पता चलता है कि कौन सा जीन कौन से कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है और कौन से जीन में प्रॉब्लम होने से कौन सी डिजीज हो सकती है।
तो ये सारी चीजें हमें जीन की स्टडी करने से पता चलता है। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का पहला टारगेट ये था कि ये जितने भी हमारे जीनोम के पास जीन जो प्रेजेंट है उन जीन को पूरे के पूरे को स्टडी किया जाए। उसके बाद जो दूसरा जो टारगेट जो था, हमारे पास 3 बिलियन बेस पेयर होते हैं। 3 बिलियन बेस पेयर जो होते हैं उनकी प्रॉपर सीक्वेंसिंग करना, यानी जो 3 बिलियन बेस पेयर जो होते हैं उनकी प्रॉपर सीक्वेंसिंग करना और हमें पता लगाना कि कौन सा बेस पेयर कहां पे प्रेजेंट है और कौन से बेस पेयर में डिफेक्ट होने से, प्रॉब्लम होने से कौन सी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। जैसे आपने पॉइंट म्यूटेशन के अंदर सिकल सेल एनीमिया पढ़ा था, GAG की जगह अगर GUG हो जाती है तो हमारी जो आरबीसी है उसकी शेप चेंज हो जाती है, सिकल सेल्ड हो जाती है। एक नाइट्रोजिनस बेस पेयर की वजह से या एक न्यूक्लियोटाइड में डिफरेंस होने की वजह से डिजीज हो सकती है। तो 3 बिलियन बेस पेयर जो है उन पूरे की सीक्वेंसिंग करना, ये दूसरा टारगेट या गोल था। तीसरी अगर बात करें, पूरे के पूरे जीनोम के अंदर जो इंफॉर्मेशन जो है, हमारे पूरे के पूरे जीनोम के अंदर जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है उन जेनेटिक इंफॉर्मेशन को डेटाबेस के रूप में कंप्यूटर के अंदर स्टोर करना और बाद में उसका एनालिसिस करना। हमारी सारी की सारी इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर के अंदर स्टोर करना भी इनका एक मेन टारगेट था। और उसके बाद अगर बात करें कि ये जो पूरी की पूरी जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है उनका एनालिसिस करने के लिए, जेनेटिक इंफॉर्मेशन का एनालिसिस करने के लिए कुछ टेक्निक्स डेवलप करना भी इसका मेन टारगेट था कि जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो है उनको अच्छे से कैसे एनालिसिस किया जाता है, उसके लिए नई नई टेक्नोलॉजी डेवलप करना। और उसके बाद लास्ट में ये जो इंफॉर्मेशन या ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है, इस जीनोम प्रोजेक्ट से जो भी एथिकल, लीगल एंड सोशल इश्यूज जो हैं, सोशल इश्यूज जो इसे अराइज होते हैं, डेवलप होते हैं, उनको फेस करना इनका जो है वो मेन टारगेट था। इसके अलावा अगर हम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के अंदर जो भी जीन है, डीएनए, नाइट्रोजनस बेसिस है, अगर हम इस पूरे का सीक्वेंस कर पाए तो सीक्वेंस करने के बाद हम ह्यूमन जीनोम और दूसरे ऑर्गेनिज्म है उनके जीनोम में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। इसके अलावा एनर्जी प्रोडक्शन के अंदर हम डेवलपमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा एग्रीकल्चर के फील्ड के अंदर, जैसे आप जानते हो कि बेसिलस thuringiensis का जो बैक्टीरिया जो है उसके पास एक क्राई जीन होता है जो क्राई प्रोटीन बनाता है और वो इनएक्टिव टॉक्सिन हो जाता है, वो इंसेक्ट वगैरह जो फसल को नुकसान पहुंचाते हैं उनको डिस्ट्रॉय करने में काम आता है। तो ये बातें हमें कैसे पता चली, यानी जीनोम को सीक्वेंस करने में पता चला कि ये जो जीन है, ये जीन ये वाला प्रोटीन बनाता है, ये वाला प्रोटीन ये काम कर सकता है। तो ये जो सीक्वेंसिंग हम करते हैं जीनोम की, उससे हमें एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर, बायोटेक्नोलॉजी के अंदर, एनर्जी प्रोडक्शन के अंदर, डिजीज के ट्रीटमेंट के लिए, सभी चीजों के लिए हमें यहाँ से प्रॉफिट होता है या यहाँ से हमें जानकारी मिलती है। इसीलिए ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है उसको किया जाना जरूरी है। तीसरी अगर बात करें कि इस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के लिए कौन सी जो है वो मेथड्स यूज की गई, अगर हम बात करें मेथडोलॉजीज की बात करें तो दो तरह की मेथड या दो तरीके जो है इसके लिए यूज किए जाते हैं। एक को हम बोलते हैं EST और दूसरे को बोलते हैं सीक्वेंस एनोटेशन। सीक्वेंस एनोटेशन, देखो EST का मीन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे EST का मीन है एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स, एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग। एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग का मीन क्या कि हमारे पास ये जो पूरा का पूरा जो डीएनए जो है, इस तरह से हमारे पास जो 2.2 मीटर लंबा जो डीएनए, इस डीएनए में से केवल और केवल उन्हीं को सीक्वेंस करना, केवल और केवल उन्हीं पार्ट्स को सीक्वेंस करना जो अपने आप को एक्सप्रेस करता हो या जो अपने आप को एक्सप्रेस करके प्रोटीन बनाने की कैपेसिटी रखता हो, केवल उसी पार्ट को सीक्वेंस करने की जो मेथड थी उसको बोलते हैं एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग। और उसके बाद दूसरी जो है सीक्वेंस एनोटेशन, इसके अंदर जो सीक्वेंसिंग जो है वो सभी पार्ट की करना, यानी कोडिंग पार्ट जो है उसको भी सीक्वेंस करना और जो नॉन कोडिंग पार्ट जो होता है उसको भी सीक्वेंस करना। यानी डीएनए के अंदर जितना भी जीनोम है, जिसके अंदर पूरा डीएनए, उसके अंदर कोडिंग और नॉन कोडिंग दोनों पार्ट को सीक्वेंस करना और उसके बाद उसमें से कोडिंग पार्ट जो है उसके अंदर कौन सा जीन, जैसे यहाँ पे ये इस तरह से हमारे पास पूरा का पूरा मान लो डीएनए है, इस डीएनए के अंदर ये वाला कोडिंग पार्ट है, ये वाला नॉन कोडिंग पार्ट है, ये वाला कोडिंग पार्ट है।
तो यहाँ पे पूरे के पूरे डीएनए को सीक्वेंस करके उसके बाद ये पता करना कि ये जो कोडिंग पार्ट है ये कौन सा प्रोटीन बना रहा है, कौन सा प्रोटीन बना रहा है, कौन से कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है। इस चीजों को अलग अलग एनोटेट करना, अलग अलग सीक्वेंसिंग करके, और जो जीन जो है उनकी फंक्शनिंग भी पता कर लेना, उसको हम बोलते हैं सीक्वेंस एनोटेशन। और बाद में जो मेथड जो यूज की गई वो यूज की गई सीक्वेंस एनोटेशन। और सीक्वेंस एनोटेशन की ये जो मेथड जो है इसको कैसे अप्लाई किया गया, देखो सबसे पहले जो हमारे पास इस तरह से जो पूरा का पूरा जो डीएनए जो है, इस डीएनए को फ्रेगमेंटेशन की प्रोसेस द्वारा यानी फ्रेगमेंट्स के अंदर डिवाइड किया गया। पूरे के पूरे डीएनए को रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प से कट किया गया। कट करने के बाद इसके जो आते हैं छोटे छोटे, इस तरह से छोटे छोटे जो है ये पार्ट के अंदर डिवाइड हो गया। ये जो स्मॉल और छोटे छोटे जो फ्रेगमेंट्स बने, इन फ्रेगमेंट्स को उन्होंने क्या किया, ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर की सहायता से, ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर की सहायता से इनको सीक्वेंस किया। और सीक्वेंस करने के लिए यहाँ पे जो मेथड यूज की गई वो यूज की सेंगर मेथड। यानी ये जो डीएनए के छोटे छोटे टुकड़े, और इन छोटे छोटे टुकड़ों का एम्प्लीफिकेशन करने के लिए, इनके नंबर इंक्रीज करने के लिए, या फिर इनका सबसे पहले किया गया मल्टीप्लीकेशन। और मल्टीप्लीकेशन के लिए जो इन्होंने यूज किए थे होस्ट वो दो थे, एक तो बैक्टीरिया यूज किया और दूसरा उन्होंने यूज किया यीस्ट। यानी यीस्ट और बैक्टीरिया को होस्ट के रूप में यूज करके उन्होंने जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स हैं पहले उनका मल्टीप्लीकेशन किया, और इस बैक्टीरिया और यीस्ट के अंदर डीएनए को डालने के लिए जिस वेक्टर का उन्होंने यूज किया, बैक्टीरिया के अंदर किया बीएसी, और ये जो यीस्ट के अंदर उन्होंने जिस वेक्टर का यूज किया था वो था वाईएसी, यानी बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम और यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। इनका यूज करके उन्होंने वो जो डीएनए के जो फ्रेगमेंट थे उनको बैक्टीरिया और यीस्ट के अंदर डाला, और उन दोनों के अंदर डाल करके उन्होंने इसका करवाया मल्टीप्लीकेशन। और उसके बाद ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर से और सेंगर मेथड का यूज करते हुए इस डीएनए के ऊपर जो नाइट्रोजनस बेसेस का जो सीक्वेंस था उसका उन्होंने पता किया। उसके बाद ये तो थी बात मेथडोलॉजीज की। उसके बाद अगर हम बात करें कि ये जो डीएनए जो है इसके लिए इसी पॉइंट में लास्ट में अगर बात करें तो इससे क्या रिजल्ट निकले, या फिर ये जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो था इसका सैलिएंट फीचर्स क्या क्या है, फीचर्स ऑफ एचजीपी। यानी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को पूरा करने के बाद हमारे सामने क्या क्या इंफॉर्मेशन जो है वो आई, या क्या क्या हमें पता चला। सबसे पहली अगर बात करें इस ह्यूमन जीनोम की सीक्वेंसिंग के बाद पता चली कि ह्यूमन जीनोम के अंदर 3164.7 मिलियन बेस पेयर होते हैं। पहली बात तो ये पता चली 3164.7 मिलियन बेस पेयर होते हैं। दूसरी बात उन्होंने ये बताया कि हमारे पास जो टोटल जीन जो होते हैं 30,000 जीन होते हैं। हमारी जो जीनोम जो है जेनेटिक मटेरियल है उसके पास 30,000 जीन होते हैं, और एक एवरेज जो जीन जो होता है, एक एवरेज जो जीन होता है उसके पास लगभग 3,000 बेस पेयर होते हैं। हर एक एवरेज जीन के पास, एवरेज जीन के पास जो 30,000 जीन है, एक एवरेज जीन के पास 3,000 बेस पेयर होते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें सबसे लार्जेस्ट जो जीन है, लार्जेस्ट जीन की बात करें तो लार्जेस्ट जीन होता है डिस्ट्रोफिन का जीन। डिस्ट्रोफिन का जीन होता है, उसके पास 2.4 मिलियन बेस पेयर होते हैं। लार्जेस्ट जीन जो होता है डिस्ट्रोफिन का जीन होता है, उसके पास 2.4 मिलियन बेस पेयर होते हैं। अगर हम बात करें स्मॉलेस्ट जीन की, स्मॉलेस्ट जीन जो होता है, स्मॉलेस्ट जीन की अगर बात करें तो वो होता है TDF, यानी टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर, टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर। और उसके पास जो जीन होता है वो 14 बेस पेयर का जीन होता है, जिसको हम 14 बेस पेयर होते हैं उसको हम बोलते हैं स्मॉलेस्ट जीन। और ये स्मॉलेस्ट जीन जो होता है ये प्रेजेंट होता है वाई क्रोमोसोम के ऊपर, वाई क्रोमोसोम के ऊपर। और ये जो डिस्ट्रोफिन का जो जीन जो होता है ये प्रेजेंट होता है एक्स क्रोमोसोम के ऊपर, एक्स क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट होता है। उसके बाद अगर हम बात करें लार्जेस्ट क्रोमोसोम की, लार्जेस्ट क्रोमोसोम की अगर हम बात करें
तो लार्जेस्ट क्रोमोजोम होता है 1 नंबर क्रोमोजोम। और ये जो 1 नंबर क्रोमोजोम जो है इसके पास होते हैं 2968 जीन। और अगर हम बात करें स्मॉलेस्ट क्रोमोजोम की, स्मॉलेस्ट क्रोमोजोम, ये जो स्मॉलेस्ट क्रोमोजोम जो होता है ये होता है वाई क्रोमोजोम। और वाई क्रोमोजोम के पास 231 जीन्स होते हैं, 231 जीन्स जो है वो होते हैं। इसके अलावा और भी हमें बातें पता चली कि ये जो डीएनए जो है 99.9% जो है सारे के सारे ऑल ह्यूमंस के अंदर ये सेम होता है। सभी के सही ह्यूमन के अंदर 99.9% डीएनए जो है वो सेम होता है। 0.1% जो डीएनए जो है वो सभी के अंदर डिफरेंट होता है, सभी के अंदर डिफरेंट होता है। और उसके अलावा अगर हम बात करें कि इस पूरे के पूरे डीएनए के अंदर 2% डीएनए लेस देन 2%, यानी पूरे के पूरे डीएनए में लेस देन 2% डीएनए होता है जो अपने आप को एक्सप्रेस करता है प्रोटीन बनाने के लिए या आरएनए बनाने के लिए, प्रोटीन या फिर आरएनए बनाने के लिए अपने आप को एक्सप्रेस करता है। 90% डीएनए जो होता है वो रिपीटेटिव सीक्वेंस से बना होता है, रिपीटेटिव सीक्वेंस से बना होता है जिसको हम बोलते हैं जंक डीएनए, जो किसी तरह से अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करता। लेकिन ये जो जंक डीएनए जो है ये हमें पता करने में हेल्प करता है कि कैसे इवोल्यूशन हुआ था, और इसके बारे में हमें ह्यूमन बीइंग की हिस्ट्री के बारे में पता चलता है, इवोल्यूशन के बारे में पता चलता है, और डायनेमिक्स के बारे में भी पता चलता है जो कि जंक डीएनए से हमें पता चलता है। इसके अलावा ये जो पूरा डीएनए जब रिसर्च हुआ तो इसके अंदर 1.4 मिलियन लोकेशन ऐसी थी जहां पे केवल सिंगल न्यूक्लियोटाइड जो है उनका डिफरेंस था। यानी डीएनए के पास 1.4 मिलियन लोकेशन यानी 14 लाख लोकेशन ऐसी मिली जहां पे केवल सिंगल न्यूक्लियोटाइड का डिफरेंस है, जिसको हम बोलते हैं एसएनपी, यानी सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। इस तरह से आपका ये जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है एक छोटा सा टॉपिक कंप्लीट हुआ है। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। और अगला जो टॉपिक हम पढ़ेंगे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में। जय हिंद, जय भारत।